Once again, hello बच्चों. So now we are going to start our part number 2. In the previous part, we have discussed till the photosynthetic process of the plant. Now in this part, we will discuss about the heterotrophic plants. Clear? So इस part में हम लोग heterotrophic plant के बारे में पढ़ने वाले हैं. Trophic न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. तो प्लांट्स के अंदर हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हम देखेंगे और ऐसे प्लांट जिसके अंदर हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पाया जाएगा वो हेटरोट्रॉपिक प्लांट कहलाएंगे. देखो कौन कौन से प्लांट हो सकते हैं ये पहले देख लेते हैं. तो हेटरोट्रॉपिक के अंदर सबसे पहला जो आता है वो आपका पैरासाइटिक. कुछ प्लांट आपको पैरासाइट्स की तरह दिखेंगे तो पैरासाइटिक प्लांट. ठीक है. अगला इसके अलावा कुछ होंगे जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेंगे. क्या कहलाएगा? सैप्रोफिटिक प्लांट्स. तो फिर सैप्रोफिटिक मतलब होता ही है वो मतलब जो सड़ी ऐसे प्लांट जो सड़ी बुरी चीजों से लें. ठीक है. तो लिख लो कोई दिक्कत. पैरासाइटिक सैप्रोफिटिक प्लांट्स. इसके अलावा सबसे लास्ट हम लोग एक और पढ़ेंगे पैरासाइटिक सैप्रोफिटिक के अलावा. वो पढ़ेंगे क्या? इंसेक्टिवोरस प्लांट. हालांकि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है उनके पास फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी होती है लेकिन ये फिर भी मतलब इंसेक्ट को खाते हैं. क्यों खाते हैं वो रीजन हम आगे अभी समझेंगे जब उस पर आएंगे. तो हम लोग स्टार्ट करने वाले क्या? पैरासाइटिक प्लांट. तो नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे पैरासाइटिक प्लांट. मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि पैरासाइट मतलब क्या होता है. पैरासाइट मीन्स होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या हो डिपेंडेंट होते हैं. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं. किसके लिए? फूड के लिए. अब वो या तो पार्शियली हो सकते हैं या तो कंप्लीटली. ठीक. अगर नई बात समझ में आई तो एग्जाम्पल से समझो. देखो जो हमारे ऊपर जू होता है ये भी क्या है हमारे ऊपर रहती है और हमसे न्यूट्रिशन लेती है. ठीक है. और ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट कंप्लीटली भी हो सकती है पार्शियली भी हो सकती है. पार्शियली मतलब जैसे इसका खुद खाना बनाने कुछ एबिलिटी इसके अंदर है तो पूर्णतः नहीं डिपेंडेंट है. लेकिन अगर जू की बात करें ये जू है ये तो पूर्णतः अपने ऊपर डिपेंडेंट है ना. अपने ऊपर क्या है? पूर्णतः डिपेंडेंट है. ठीक है. जो पूर्णतः डिपेंडेंट होता है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट कहलाएगा. जो पार्शियली डिपेंडेंट कुछ चीजों के लिए कुछ ही चीजों के लिए डिपेंडेंट होगा वो पार्शियल पैरासाइट कहलाएगा. अभी आगे देखेंगे. तो पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं. तो पैरासाइटिक प्लांट्स क्या होंगे? दोज प्लांट व्हिच पार्शियली और completely depends upon other plants. ऐसे प्लांट जो पार्शियली या फिर कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं किस पे? दूसरे प्लांट्स पे. वो क्या कहलाते हैं? पैरासिटिक प्लांट. ठीक है. अब इसके आगे बात करें अगले पॉइंट की. तो देखो अगला पॉइंट क्या होगा? देखो ये जो पैरासिटिक प्लांट है ये जो प्लांट है जो किसी प्लांट के ऊपर रह रहा है उसे हम पैरासाइट बोलते हैं. जिसके ऊपर रह रहा है उसे हम होस्ट बोलते हैं. समझिएगा. जैसे मान लेते हैं ये प्लांट है. एक बड़ा सा प्लांट था ये इसकी ब्रांच थी. ठीक है. इसकी ब्रांच पे देखो एक नया प्लांट उगाया है. एक नया प्लांट उगाया है. देखो नया प्लांट हो गया इस प्लांट के ऊपर. तो ये कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाएगा? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाएगा. क्योंकि एक प्लांट के ऊपर दूसरा प्लांट क्या है? रह रहा है. रह के क्या कर रहा है? इससे लगातार न्यूट्रिशन लेगा. न्यूट्रिशन लेगा तो इसको कमजोर बनाएगा. ठीक है. तो मतलब इसको जो भी प्लांट है इसको क्या पहुंचाएगा? हार्म पहुंचाएगा. ठीक. अब देखो नाम क्या कह देंगे? देखो जो रह रहा है ऊपर इसको बोलेंगे पैरासाइट. क्या बोलेंगे? पैरासाइट. जो प्लांट दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहता है उसे हम बोलते हैं पैरासाइट.
और जिसके ऊपर पैरासाइट रहता है इसको बोलते हैं होस्ट। क्या बोलते हैं? होस्ट। ठीक है, तो ऐसा प्लांट जिसके ऊपर पैरासाइट आके रहता है उसे हम होस्ट बोलते हैं, और जो प्लांट किसी और प्लांट के ऊपर रहता है उसे हम पैरासाइट बोलते हैं। ठीक है, तो लिख लो, प्लांट ऑन विच पैरासाइट लिव्स नोन एज होस्ट। क्या कहलाता है? वो ऐसा प्लांट जिसके ऊपर पैरासाइट रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? होस्ट बोलते हैं। बात क्लियर हुई? पक्का? अब देखो इससे आगे बात करें, जब पैरासाइट दूसरे होस्ट के ऊपर आता है तो होता क्या है, इसके पास रूट जैसा स्ट्रक्चर होता है। ये देखो, ये दिख रहा है, मैंने बनाया है। इसको हम बोलते हैं हॉस्टोरिया। क्या बोलते हैं? हॉस्टोरिया, जिसकी मदद से ये फूड को क्या करता है? सक करता है। फूड को मतलब सक करता है किसकी मदद से? हॉस्टोरिया की मदद से। ठीक है, तो इसके पास स्पेशलाइज्ड रूट होता है जिसको हम हॉस्टोरिया बोलते हैं। इसी की मदद से फूड को सक करना। तो लिख लेंगे, पैरासाइट्स हैव specialized route known as haustoria. It helps in sucking of food. ये फूड को सक करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, मतलब होस्ट से फूड को सक करने में कौन हेल्प करेगा? जो हॉस्टोरिया है, इसी की मदद से ये फूड को सक करते हैं। ठीक है, तो पैरासाइट हैव स्पेशलाइज्ड रूट नोन एज हॉस्टोरिया। जो इनका स्पेशल रूट है उसे हम क्या बोलते हैं? हॉस्टोरिया कहते हैं। ठीक है, ये किसमें हेल्प करता है? फूड को सक करने में। तो ये पैरासाइट की बात थी। तो पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे प्लांट के ऊपर रहते हैं। किसके लिए? खाने के लिए भी और रहने के लिए। देखो, ये इसके ऊपर रह रहा है, रहने के लिए भी रह रहा है और खाने के लिए भी रह रहा है। अब देखो होता क्या है, जैसे जैसे इसके ऊपर ये बढ़ता जाएगा, इसका न्यूट्रिशन सारा ये अपने अंदर सक करता जाएगा। न्यूट्रिशन सक करेगा, जो होस्ट है ये कमजोर होता चला जाएगा। अपना पैरासाइट तो बढ़िया ग्रो करेगा, लेकिन ये होस्ट क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, पैरासाइट makes its host weak but it do not kill its host. पैरासाइट अपने होस्ट को बहुत वीक कर देता है, बहुत कमजोर कर देगा, लेकिन मारता नहीं है। क्यों नहीं मारता है? सोचो, अब सोचो, अब जिसके ऊपर ये रह रहा है अगर इसी को मार देगा तो क्या दोबारा इसको खाना मिल पाएगा? ये इसको भी तो मरना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मारता इसलिए नहीं है ताकि इसको न्यूट्रिशन जिंदगी भर मिलता रहे, और इसको एकदम कमजोर बना देता। मतलब जितना ये सक करेगा नीचे से, थोड़ा बहुत यूज के लिए जाएगा, बाकी पूरा अपना सक कर लेगा। तो अगला पॉइंट लिख लेंगे। अगला पॉइंट क्या लिखना है आप लोगों को? अगला पॉइंट लिख लो तुम लोग। लिखो, पैरासाइट डू नॉट किल्स इट्स होस्ट पैरासाइट डू नॉट किल्स इट्स होस्ट, कॉमा लगाओ, बट it makes its host very weak, WEAK। तो होस्ट को पैरासाइट मरने नहीं देता है, केवल उसको बहुत 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 क्या कमजोर बना देते हैं। ठीक, तो जब पैरासाइट की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी तो यहाँ लिखा था कंप्लीटली और पार्शियली। तो पैरासाइट या तो कंप्लीट पैरासाइट हो सकता है या तो पार्शियल पैरासाइट हो सकता है। ये बात क्लियर हो गई है, वो आगे अभी देखेंगे। ठीक, उससे पहले हम बात करेंगे क्या कि जो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं ना, जितने भी पैरासाइट होते हैं, या तो वो स्टेम पे रहते हैं या तो वो रूट में रहते हैं। जो पैरासाइट है
या तो वो स्टेम पैरासाइट होंगे या तो वो रूट पैरासाइट होंगे, या तो वो रूट पे रहेंगे या तो वो स्टेम पे रहेंगे। ठीक है, तो कुछ पैरासाइट है जो रूट पे रहते हैं और कुछ जो है स्टेम के ऊपर रहते हैं। अब रूट में भी या तो वो कंप्लीट होंगे या तो पार्शियल होंगे। कंप्लीट या फिर इसको टोटल पैरासाइट, टोटल भी देखते हैं ना इसको। ऐसे स्टेम में भी या तो वो कंप्लीट पैरासाइट होंगे, फिर से इसको लिख सकते क्या, टोटल, या फिर लिखा होंगे पार्शियल पैरासाइट। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ कंप्लीट रूट पैरासाइट, या फिर बोले टोटल रूट पैरासाइट, या ऐसे भी पूछा जा सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्शियल रूट पैरासाइट। मतलब नीचे दिए गए हुए चारों में से कौन सा क्या है पार्शियल रूट पैरासाइट है। कुछ ना ऐसे स्टेम का राइट द एग्जांपल ऑफ टोटल स्टेम पैरासाइट, राइट द एग्जांपल ऑफ पार्शियल स्टेम पैरासाइट। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। देखो टोटल रूट पैरासाइट का एग्जांपल पहला है ओरोबैंकी, रेफ्लिशिया एंड बेलेनोफोरा। ओरोबैंकी, रेफ्लिशिया, बेलेनोफोरा। ओरोबैंकी, रेफ्लिशिया, बेलेनोफोरा। याद रखिएगा। तो ये क्या होते हैं, टोटल रूट पैरासाइट। टोटल रूट पैरासाइट का एग्जांपल भी पूछे तो कोई भी आप दे देंगे। ठीक है, रेफ्लिशिया के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, पहले सारे एग्जांपल लिख लेते हैं। पार्शियल क्या है, तो पार्शियल रूट पैरासाइट का एग्जांपल होता है स्ट्राइगा, और एक होता है सेंटेलम। ठीक है, सेंटेलम। तो ये पार्शियल रूट पैरासाइट का है। अब कंप्लीट स्टेम पैरासाइट का एग्जांपल देखें तो इसका होता है सबसे अच्छा कस्क्यूटा, जिसको हम अमर बेल भी बोलते हैं, अमर बेल। ठीक है, और हम इसमें पार्शियल में, तो पार्शियल में होता है विनका मिस्ट लेटो। ठीक है, इसके अलावा होता है लोरेंथस। विनका मिस्ट लेटो लोरेंथस। तो इसमें कम से कम इतना ये याद होना चाहिए, ये ज्यादा पूछा है तो मिस्ट लेटो। ठीक है, और ये तो याद होना चाहिए, आपकी किताब में दिया है, ये भी नाम दिए हैं, ये भी नाम दिए हैं, और रेफ्लेशिया भी आपकी किताब में दिया है, स्ट्राइगा भी दिया है। ठीक है, तो ये सारे नाम आपकी किताब में ऑलरेडी दे रखे हैं, लेकिन इस फॉर्म में आपको क्लासिफाई नहीं किया गया। तो उसमें बस ये लिखा है कि कस्क्यूटा इज अ कंप्लीट पैरासाइट, मिस्ट लेटो इज अ पार्शियल पैरासाइट। ठीक है, लेकिन आपको कंप्लीट याद रखना, कस्क्यूटा इज अ कंप्लीट स्टेम पैरासाइट, और रेफ्लेशिया दिया है, रेफ्लेशिया भी कंप्लीट होता है, लेकिन रेफ्लेशिया कैसा पैरासाइट होता है उसमें दिया है रेफ्लेशिया इज अ रूट पैरासाइट, ये दिया है। तो ऐसा समझ जाओगे, रेफ्लेशिया इज अ कंप्लीट रूट पैरासाइट। बात क्लियर हुई? हाँ, अब रेफ्लेशिया के बारे में जान लेते हैं कुछ खास बातें। और रेफ्लेशिया जो है, इसका फ्लावर पूरे प्लांट किंगडम में सबसे हैवीएस्ट फ्लावर होता है। ठीक है, इसका फ्लावर सबसे हैवीएस्ट होता है और सबसे लॉन्गेस्ट फ्लावर होता है। हैवीएस्ट मतलब सबसे भारी होता है, लगभग 10 किलो का। तो रेफ्लेशिया का फ्लावर लगभग 10 किलो का होता है। ठीक है, और सबसे लंबा होता है, लगभग 100 सेंटीमीटर का होता है। 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर लगभग। ठीक है, इतना लंबा फ्लावर होता है इसका। तो रेफ्लेशिया का जो फ्लावर है कितने किलो का होता है, सबसे हैवीएस्ट फ्लावर है, 10 किलो का लगभग फ्लावर होता है। किसका? रेफ्लेशिया का। बात क्लियर होगी? ये बात समझ में आ गई सारी चीजें। अब देखो कस्क्यूटा का थोड़ा सा डिटेल दिया है आपकी किताब में। वो क्या बताया, जितनी पॉइंट मैंने स्टार्टिंग बताया वही पॉइंट्स ऐसे कुछ दिए हैं। बस इसमें दिया है कि कस्क्यूटा के पास होता है एडवेंटिशियस रूट ना, जो कि मॉडिफाई हो जाता है और कहलाता क्या है, हॉस्टोरिया। और उसी की मदद से कस्क्यूटा क्या करता है, और मतलब न्यूट्रिशन को सक करता है और अपना जीवन व्यतीत करता है। बात क्लियर हुई? तो आप रीड कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा सारा पॉइंट। मैंने सारा पॉइंट कॉमनली पैरासाइट में लिखा दिए हैं, समझ आया?
इसको राइट कर लें, फिर आगे हम लोग चलेंगे सैप्रोफिटिक प्लांट की तरफ। सो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, सैप्रोफिटिक प्लांट्स के बारे में। देखो सैप्रो वर्ड का मतलब क्या था, डेड एंड डिकेइंग, सड़ा गला। तो ऐसे प्लांट जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उनसे हम क्या बोलते हैं, सैप्रोफिटिक प्लांट। तो पहले तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या होगा, दोज प्लांट विच टेक्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। लिख लें, दोज प्लांट्स which derive, take या फिर derive करो, लिख सकते हैं तो derive लिख लो, which derive its nutrition from dead and decaying plants and animals। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स जो डेड और डिकेड प्लांट और एनिमल से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं वो सैप्रोफिटिक प्लांट्स कहलाते हैं। बात क्लियर हुई? पक्का? चलो, तो पहले तो डेफिनेशन हम लोगों ने देख लिया, अब आगे। अब देखो होता क्या, मान लेते हैं ये क्या है, एक सैप्रोफिटिक प्लांट में जो सैप्रोफिटिक प्लांट होते हैं वो नॉन ग्रीन होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन ग्रीन, मतलब उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। अब देखो होता क्या है, जो उनका रूट्स होता है, मान लेते हैं रूट्स है उनका, इनके रूट में रहता है फंजाई। कौन रहता है? फंजाई। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे मान लेते हैं ये पत्ती गिरी और ये सड़ रही थी, ठीक है, तो फंजाइज करते क्या है कि मतलब मान लेते इसके जस्ट पास में है, और ये वहीं होते हैं जहाँ पे पत्ती होती है, ये वहीं होते हैं जहाँ पे क्या बहुत पत्ते होते गिरते हैं। जैसे टीक का प्लांट है, सागवान का पौधा है, उसके आस पड़ोस में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक, तो होता क्या है, ये अपने रूट्स को फैलाएंगे, इसमें फंजाई ऑलरेडी ये फंजाई करता है कि एंजाइम निकालता है अपने से, एंजाइम निकालेगा और इसको डाइजेस्ट कर देगा। जितना भी इसका सेल वाली चीज़ें हैं, सारी चीज़ें डाइजेस्ट हुए, पत्तियाँ तो सेल की बनी होंगी ना, तो पूरा जो इसके अंदर पार्ट है सारा डाइजेस्ट हो जाएगा। डाइजेस्ट मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा और किस फॉर्म में हो जाता है? लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में हो जाता है? लिक्विड फॉर्म में। अब फंजाई के पास रूट जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसके खुद के पास रूट जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं माइसीलियम। क्या बोलते हैं? माइसीलियम। जिन्होंने फाउंडेशन क्लास अच्छे से किया है तो उन्होंने पढ़ा था कि फंजाई के पास क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं? माइसीलियम। ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है? माइसीलियम। जब बहुत सारे माइसीलियम नेटवर्क बना लेते हैं ऐसे तो इसको हम लोग क्या बोलते थे? हाइफी। क्या बोलते थे? हाइफी। ठीक है, तो माइसीलियम क्या होता है? बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल रूट जैसा बोल सकते हो। ठीक है, और ये क्या करता है? इस लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इस लिक्विड को एब्जॉर्ब करेगा। अब जो चीज थी, यही जो पत्ती वाली जितने पार्ट्स थे, जितने भी मिनरल्स थे, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए थे। एब्जॉर्ब किया किसने? फंजाई ने। फंजाई से फर्दर एब्जॉर्ब करके किसके पास चला जाएगा? रूट्स के पास चला जाएगा। तो कुछ तो फंजाई रख लिया, बाकी किसके पास चला गया? इस प्लांट के पास चला गया। ठीक, तो फंजाई की मदद से इसने भी अपना न्यूट्रिशन ले लिया डेड एंड डिकेइंग मैटर से। ठीक है, तो ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं? सैप्रोफिटिक प्लांट। तो ये पॉइंट्स लिख लेते हैं। इन द रूट्स ऑफ सैप्रोफाइट्स। अब ऐसे प्लांट को क्या बोलेंगे? जो सैप्रोफिटिक प्लांट्स हैं इनको सैप्रोफाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्लांट को सैप्रोफाइट भी बोल सकते हैं। इन द रूट ऑफ सैप्रोफाइट्स fungi are present which releases an enzyme
to digest the dead and decayed matter and convert it into liquid form. क्या हो गया? In the root of saprophyte, fungi are present which releases an enzyme to digest the dead and decayed matter, and further it converts it into लिक्विड फॉर्म। ठीक है, अब फंजाई जो होते हैं एंजाइम निकालते हैं और जो भी डेड और डिकेड मैटर है उसको डाइजेस्ट करते हैं और उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद फंजाइस के पास क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, या फिर बोल सकते हो रूट जैसा स्ट्रक्चर देखने में लगता है, उसको बोलते हैं माइसीलियम। उसकी मदद से फंजाई सक करता है और फर्दर किसको मिल जाता है? जो भी सेप्रोट्रॉपिक प्लांट है उसको नरिशमेंट मिल जाता है। ठीक है, इतना लिख लो। इसका क्या लिखूं? फर्दर these liquids are absorbed by the fungi with the help of mycelium, ब्रैकेट में लिखने रहेगा, रूट लाइक स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ माइसीलियम। ठीक है, तो फंजाइज एब्जॉर्ब कर लेगा। फर्दर these minerals are taken up by the saprophytic plants। ठीक, तो जो फंजाइज हैं ये एंजाइम्स निकालेंगे और पत्तियों को डाइजेस्ट करेंगे लिक्विड फॉर्म में, फिर उसको एब्जॉर्ब करेंगे और रूट में रह रहे हैं किसके? सेप्रोट्रॉप के रूट में रह रहे हैं फंजाई। फर्दर वो फंजाई से जो न्यूट्रिशन है किसके पास चला जाएगा? सेप्रोट्रॉप्स के पास भी चला जाएगा। ठीक है, देखो जो फंजाई है ये इटसेल्फ पहले डाइजेस्ट कर रहा है और एब्जॉर्ब कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा अगर फाउंडेशन क्लास अच्छे से पढ़ा है ना कि फंजाइज को पहले प्लांट माना जाता था, बाद में इसको अलग क्लास करके अलग किया गया। पहले तो इसको प्लांट ही मानते थे ना, ये तो याद है सबको? नहीं याद है तो आपकी बुक में लिखा है एक साइंस इन कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, उसमें लिखा गया है कि अर्लियर फंजाई वर प्लेस इन द प्लांट किंगडम, but due to different characters it was separated from the plants। कैरेक्टर डिफरेंट होने की वजह से इसको प्लांट से सेपरेट किया गया पहले, लेकिन इसको कहाँ रखा गया था? प्लांट किंगडम के अंदर रखा गया था। बात क्लियर हुई? इतनी बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बस इतना आपको पढ़ना है किसमें? सेप्रोफिटिक प्लांट के अंदर। पहले तो डेफिनेशन, दूसरा फंजाइस में रहता है लिक्विड फॉर्म, एंजाइम निकालता है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है इसको, फिर एब्जॉर्ब करके मिल जाता है सेप्रोट्रॉप्स को। अब देखो ये जो वर्ड है एंजाइम, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन कर दूं क्योंकि अगले चैप्टर में आपको केवल एंजाइम ही ज़्यादातर पढ़ने को मिलने वाला है। जो भी ह्यूमन का डाइजेशन देखेंगे तो उसमें एंजाइम ही देखेंगे। देखो ये जो एंजाइम है ये क्या होता है? प्रोटीनिशियस सब्सटेंस होता है। जैसे प्रोटीन होता है ना, तो प्रोटीन का ही फॉर्म होता है, प्रोटीन से ही बना होता है कौन? एंजाइम। ठीक है, तो ज्यादातर एंजाइम प्रोटीन के ही बने होते हैं। तो देखो एंजाइम का फंक्शन क्या होता है? एंजाइम का फंक्शन होता है चीजों को डाइजेस्ट करना, चीजों को डाइजेस्ट करना। अभी तो कर रहा है which releases an enzyme to digest the dead and decaying matter। एंजाइम रिलीज करता है किसके लिए? डाइजेशन के लिए। तो
तो एंजाइम का फंक्शन है डाइजेशन करना। डाइजेशन मतलब जैसे ये बड़ा मॉलिक्यूल है, एंजाइम डालोगे तो अगर मान लेते हैं डाइजेशन ही कर रहे हैं सिंपल, तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। तो मैक्रो मॉलिक्यूल, बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना कहलाता है डाइजेशन। क्या कहलाता है? डाइजेशन। तो ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा बड़े बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए वो कहलाता है प्रोसेस डाइजेशन। ठीक, अब ये जो डाइजेशन प्रोसेस है खुद ब खुद होता है, ठीक, लेकिन जब एंजाइम आ जाता है तो डाइजेशन वाला प्रोसेस बहुत तेज हो जाता है। बस एंजाइम क्या कर देता है? डाइजेशन के प्रोसेस को तेज कर देता है। डाइजेशन इनिशिएट, शुरुआत नहीं करता है एंजाइम, बस डाइजेशन के प्रोसेस को बहुत तेज कर देता है। कितना तेज आप सोच नहीं सकते हो ना। जैसे मैं बताऊं आपको कि जो आप खाना खाते हो आपके पेट में एंजाइम है, आप जो थूक निकलता है ना उसमें भी एंजाइम होता है, सलाइवा में भी एंजाइम होता है, आपके स्टमक में HCl उसके साथ एंजाइम निकलता है। ठीक है, ये सारी चीजें आगे अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, देखा होगा गैस बन जाता है, कहते हैं आज गैस बन गई। गैस बन गई समझ जाना कि एंजाइम पेट में सही से रिलीज नहीं हुआ। एंजाइम नहीं रिलीज होगा तो गैस बन जाएगी। कैसे बनेगी, क्या रोल है, आओ समझते हैं। देखो, जो एंजाइम है, अगर तुम्हारे अंदर एंजाइम ना निकले ना और हम खाना खा लें और एंजाइम ना निकले तो होगा क्या? जैसे मैंने एक समोसा खाया, ठीक, और मेरे अंदर एंजाइम नहीं निकल रहा है तो होगा क्या? समोसा जैसा गया था वैसे ही धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा। और कितना साल लग जाएगा उसको डाइजेस्ट होने में? लगभग 50 साल। बिना एंजाइम के डाइजेशन प्रोसेस में लगभग 50 साल लग जाएगा, लेकिन एंजाइम आएगा बहुत ज्यादा 2 से 3 घंटे में डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो सोचो, एक जो समोसा था उसको 50 साल लगे थे डाइजेस्ट होने में बिना एंजाइम के, एंजाइम आया बस 2 से 3 घंटे में डाइजेस्ट हो गया, खत्म। तो सोचो कितना तेज कर देता है। मतलब 50 साल का जो काम है वो एक चंद घंटों में खत्म कर देता है, मतलब 2 से 3 घंटों में खत्म कर देता है। तो एंजाइम क्या करता है? डाइजेशन के प्रोसेस को बढ़ा देता है। तो एंजाइम क्या होते हैं? दे आर बायोकैटालिस्ट व्हिच एनहांसेस द रेट ऑफ डाइजेशन। बायोकैटालिस्ट मतलब कैटालिस्ट मतलब होता है जो रेट को बढ़ा दे, जो रेट को बढ़ा दे। बायो मतलब लिविंग के अंदर पाया जाएगा, तो ये कहलाता है बायो कैटालिस्ट। तो अगले चैप्टर में हम लोग लिखेंगे, ठीक, लिखिए नहीं, वो सुनते रहिए। अब देखूंगा कितने लोगों को याद रहता है अगले चैप्टर तक। तो एंजाइम को हम बायो कैटालिस्ट भी बोलते हैं, ठीक। ये टर्म भी समझ में आ गया आपको, एंजाइम। और एक बात जान लो कि एंजाइम क्या होता है? जब बुखार उखार होता है तो खाने का मन नहीं करता है ना, कुछ भी। क्यों नहीं करता है? और कुछ खाते भी हो तो लगता है पेट में रखा हुआ है, लगता है। हाँ, क्यों लगता है? सुनो, जो एंजाइम है इसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए। जब भी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा तभी एंजाइम बढ़िया से वर्क करेगा। अगर बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो होगा क्या? एंजाइम वर्क नहीं करेगा। एंजाइम वर्क नहीं करेगा, जो खाओगे क्या रहेगा? पेट में भरा लगेगा ना, समझ रहे हो? हाँ, तो इसीलिए बुखार के समय टेम्परेचर बढ़ता है, एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाते हैं, एंजाइम काम के नहीं रहते। तो इसलिए कुछ भी खाते हो पेट भरा भरा लगता है और कुछ खाने का भी मन नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि एंजाइम निकल ही नहीं रहा, तो खाने का मन क्या करेगा? क्योंकि जो पहले भी खाए होंगे वो तो अभी वैसे ही रखा होगा। जो वैसे ही रखा, खाली जगह है नहीं, तो एंजाइम जो भी नया खाने का मन करेगा? नहीं करेगा, ठीक। तो ये सेप्रोट्रॉपिक प्लांट की बात थी। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। तो एग्जाम्पल इधर मैं लिख दे रहा हूँ, बस इसी को इरेज करके लिखता हूँ। देखो, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल पहला होता है इंडियन पाइप। क्या होता है? इंडियन पाइप। इंडियन पाइप ये व्हाइट कलर का प्लांट होता है। कहाँ देखने को मिलेगा? टीक प्लांट के पास। टीक मतलब सागवन। सागवन जहाँ पे पेड़ लगा होता है सागवन का, वहां पत्ते बहुत गिरे होते हैं ना, तो पत्ते गिरे, धीरे धीरे सड़ेगा पत्ता ना, तो डिकेड मैटर हुआ नहीं हुआ? हुआ, डिके होगा। तो जाहिर सी बात, जहाँ डिके वाले मैटर्स रहेंगे, सड़े खुले वाले मैटर्स रहेंगे, वहीं तो मिलेंगे। कौन? सेप्रोफाइट्स। हाँ, तो इंडियन पाइप आपको टीक प्लांट जहाँ होता है वहां देखने को मिलेगा। और ये कैसे होते हैं? नॉन ग्रीन, बिल्कुल व्हाइट कलर के होते हैं, ग्रीन नहीं होते, बिल्कुल व्हाइट कलर के होते हैं, ठीक है। इंडियन पाइप हो गया। अगला होता है कोरल रूट्स। कोरल
रूट से भी क्या होते हैं, सेप्टोट्रॉप होते हैं। एक और हो सकता है ऑर्किड, बर्ड्स नेस्ट ऑर्किड्स, बर्ड्स नेस्ट ऑर्किड्स, ये जहाँ चिड़ियों का घोंसला होता है। ऑर्किड्स मतलब छोटे छोटे प्लांट्स जो कि किसके ऊपर, प्लांट्स, बड़े बड़े जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर निकलते देखा होगा, छोटे छोटे प्लांट निकल आते हैं। अभी आजकल मैंगो का सीजन चल रहा होगा, तो मैंगो के पेड़ के पास जाओगे तो उसमें छोटे छोटे प्लांट्स निकले होंगे ना, तो उन्हें क्या बोलते हैं, ऑर्किड्स। तो ऐसे छोटे छोटे प्लांट जो कि चिड़िया के घोंसले के पास निकलते हैं, ठीक है। हाँ, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बर्ड्स नेस्ट ऑर्किड्स, समझ आया। तो ये क्या है, सेप्टोफिटिक प्लांट्स के बारे में था। इंडियन पाइन, कोरल रूट्स, बर्ड नेस्ट ऑर्किड्स, समझ गए, लिख लो। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में। देखो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की बात करें तो ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट खाते हैं। तो दोज प्लांट विच ईट इंसेक्ट नोन एज इंसेक्टिवोरस प्लांट। सोचो ऐसे भी प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट खाते हैं। हाँ, ऐसे भी प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट खा सकते हैं। क्यों खाते हैं, इसका रीजन अब हम आज पढ़ेंगे। पहले तो देखिए ये ग्रो कहाँ करते हैं। देखो तो नाम से तो पता है इंसेक्टिवोरस प्लांट, दोज प्लांट विच ईट इंसेक्ट नोन एज इंसेक्टिवोरस प्लांट। जिसको भी डेफिनेशन लिखना है वो लिख ले, बाकी हमें पता है जो इंटेलिजेंट बच्चे वो तो लिख लेंगे पेपर में ऑटोमेटिक, ना लिखा हो तब भी लिख लोगे ना। ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट खाते हैं, दोज प्लांट विच ईट इंसेक्ट नोन एज इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक। अब देखो पहले ये ग्रो कहाँ करते हैं, insectivorous plants grows in marshy areas। जो इंसेक्टिवोरस प्लांट ये कहाँ ग्रो करते हैं, मार्शी एरियाज। मार्शी मतलब दलदली एरिया में ग्रो करते हैं। अब जो दलदली एरिया वाला मिट्टी है उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी, नाइट्रोजन की कमी होती है। ग्रोज इन मार्शी एरियाज वेयर देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन। किसकी डेफिशिएंसी होती है, नाइट्रोजन की। तो जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं कहाँ ग्रो करते हैं, नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में, नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में। तो इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए, डेफिशिएंट मतलब होता है कमी, तो इस कमी को पूरा करने के लिए, इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए क्या करती है, इंसेक्ट खाना शुरू कर देते हैं, ठीक। तो नाइट्रोजन जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है कहाँ होते हैं, मार्शी एरियाज में। मार्शी एरियाज में नाइट्रोजन की होती है कमी, नाइट्रोजन कम होता है। नाइट्रोजन भी एक तरीके क्या है, मिनरल है, और नाइट्रोजन बहुत महत्वपूर्ण मिनरल है। क्यों महत्वपूर्ण है, देखो जो नाइट्रोजन है यही मैक्सिमम जितने भी मॉलिक्यूल्स अपने अंदर है उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, मतलब यही पाया जाता है। जैसे प्रोटीन है उसमें भी नाइट्रोजन, विटामिन है बहुत सारे उसमें भी नाइट्रोजन, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड है ना, या फिर बोले न्यूक्लिक एसिड जिसका डीएनए आरएनए बनता है उसमें भी नाइट्रोजन है। ऐसे जितने भी मॉलिक्यूल्स हमारे अंदर पाए जाते हैं या प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, मैक्सिमम उनके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन। यानी कहीं नाइट्रोजन कमी हुई तो मतलब ग्रोथ रुक जाएगा। तो प्लांट्स ने क्या किया, अपने अंदर मॉडिफिकेशन किया ताकि उनका ग्रोथ ना रुके। तो क्या मॉडिफिकेशन किया, उन्होंने स्टार्ट कर दिया क्या खाना, इंसेक्ट खाना। क्या स्टार्ट कर दिया, इंसेक्ट खाना। तो अपनी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए इंसेक्टिवोरस प्लांट इंसेक्ट खाते हैं, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे व्हाई इंसेक्टिवोरस प्लांट ईट इंसेक्ट, तो क्या बोलोगे,
इंसेक्टिवोरस प्लांट ईट इंसेक्ट टू फुलफिल इट्स नाइट्रोजन डेफिशिएंसी, नाइट्रोजन के डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए इंसेक्ट खाते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिख लेंगे, इंसेक्टिवोरस प्लांट ईट्स insects to fulfill its nitrogen deficiency। नाइट्रोजन की जो डेफिशिएंसी है उसको फुलफिल करने के लिए इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या खाने लगते हैं, इंसेक्ट को खाने लगते हैं। ठीक है, ये दोनों बात समझ में आ गई। अब देखो क्या क्या चेंजेस हैं, कैसे कैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं। ठीक है, उन चीजों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। मींस जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के एग्जांपल है उन एग्जांपल के पास क्या क्या मॉडिफिकेशन है वो हम पढ़ेंगे। तो पहले एग्जांपल देख लें फिर उस पर आएंगे। ठीक, एक बात और है कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि इंसेक्टिवोरस प्लांट जब इंसेक्ट को खा रहे हैं तो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी कैसे पूरी हो जा रही है, ये भी बात नहीं समझ में आ रही होगी। तो ये मैं समझा देता हूं। देखो ये मान लेते क्या है, इंसेक्ट है। ठीक है, तो जो भी इंसेक्ट होता है इसके इसका जो एक्सोस्केलेटन है, इसका जो एक्सोस्केलेटन है ना वो बना होता है काइटिन का। किसका बना होता है, काइटिन। और ये काइटिन फंजाई के सेल वॉल में भी पाई जाती है। फंजाई की सेल वॉल भी किसकी बनी होती है, काइटिन की। ठीक है, ये पॉइंट जो है ये उसके लिए है जो फाउंडेशन पढ़े, क्योंकि उन्हीं को समझ में आया होगा वो ना। सेल वॉल फंजाई की किसकी बनी होती है, काइटिन की। बाकी इधर आ जाओ। ठीक, जो इंसेक्ट होते हैं उनकी जो ऊपर वाली कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। क्या बोलते हैं, एक्सोस्केलेटन, मतलब बाहर का कंकाल तंत्र। ठीक है, बाहर का कंकाल। तो जो बाहर का ऊपर कवरिंग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोस्केलेटन। और बना किसका होता है, काइटिन का। किसका बना होता है, काइटिन। और काइटिन रिच होता है, रिच इन नाइट्रोजन, रिच इन नाइट्रोजन। ठीक है, ये ऐसे डायग्राम यहाँ इसी जस्ट नीचे बना लेना। ठीक है, ताकि आपको पता है कि इसके ऊपर क्या होता है, काइटिन, और रिच होता है नाइट्रोजन। अब सोचो अगर ये इंसेक्ट को प्लांट खाएगा तो काइटिन भी उसके अंदर जाएगा, और काइटिन जाएगा, काइटिन के साथ साथ नाइट्रोजन भी प्लांट को मिल जाएगा, और प्लांट को नाइट्रोजन मिल जाएगा तो अच्छे से वो ग्रो करता चला जाएगा। बात समझ आ जाएगा। तो ये बात थी इंसेक्ट खाने की, समझ आया। अब एग्जांपल देखेंगे, ये बना लेना डायग्राम, फिर आगे इसके एग्जांपल लिख लेना। एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, पहला है पिचर प्लांट। इसके पास होता है पिचर, पिचर मतलब डब्बा टाइप होता है। ठीक है, इसको साइंटिफिक नेम मतलब साइंस के नेम में इसको हम नेपेंथीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेपेंथीज। मतलब पिचर प्लांट का दूसरा नाम क्या है, नेपेंथीज भी है। अगला है ब्लैडर वॉल्ट। इसके पास ब्लैडर होता है, ब्लैडर मतलब थैला, ब्लैडर मतलब थैला। जैसे अपने पास होता है यूरिनरी ब्लैडर, पेशाब की थैली होती है ना, टॉयलेट वाली थैली होती है जिसमें टॉयलेट स्टोर होता है। जब बहुत लगभग 100 से 200 ml हो जाता है तो क्या होता है, मतलब अर्ज ऑफ सिक्रीशन, एक्सक्रीशन आता है, मतलब चाह आती है ना, उसको एक्सक्रीट कर दे, ब्रेन सिग्नल देते हैं और वो हम बॉडी से रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो ब्लैडर वॉल्ट भी एक तरीके क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है। इसका दूसरा नाम होता है यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया। ठीक, अगला है वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये भी एक है क्या इंसेक्टिवोरस प्लांट। एक और होता है ड्रोसेरा। क्या है, ड्रोसेरा। इसका दूसरा नाम होता है सनड्यू। क्या नहीं होता है, सनड्यू प्लांट। तो पिचर प्लांट, ब्लैडर वॉल्ट, वीनस फ्लाई ट्रैप, ड्रोसेरा। अब पिचर प्लांट, ब्लैडर वॉल्ट, सनड्यू, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये 4 नाम दिए हैं आपकी किताब में। उसका दूसरा नेम्स भी याद रखें। ठीक है, तो एग्जांपल याद रखें, बहुत बार एग्जांपल पूछा जाता है, राइट टू एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट, तो याद कर लेंगे आप। ठीक, तो
तो ये एग्जाम्पल की बात थी। अब देखेंगे हर एक में क्या क्या मॉडिफिकेशन होता है, कैसे कैसे ट्रैप करते हैं इंसेक्ट को। ठीक है, इसको देख लें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखें क्या इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के जो एग्जांपल हैं तो उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पिचर प्लांट से। तो पिचर प्लांट देखोगे तो उसका जो लीफ होता है, हमने लीफ का पार्ट पढ़ा है इसके पहले वाले पार्ट में। लीफ में क्या था, लीफ ब्लेड, पेटियोल और लीफ बेस। तो लीफ ब्लेड जो था उसका नाम लेमाइना भी बोलते थे, याद हो। तो जो पिचर होता है इसमें जो लीफ वाला स्ट्रक्चर होता है वही मॉडिफाई हो जाता है, क्या बना लेता है, पिचर। तो देखो क्या कौन सा पार्ट लीफ का मॉडिफाई होता है, एक तो लीफ बेस होता है, साथ साथ पेटियोल जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, डब्बे के फॉर्म में, पिचर फॉर्म में। ठीक है, और उसका जो लेमाइना रहता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ढक्कन के फॉर्म में। देखो यहाँ पे लेमाइना लेड हो गया है, लेड के फॉर्म में, और पिचर जो है मॉडिफाइड पेटियोल है, मतलब पेटियोल से ही बना हुआ है। ठीक है, मॉडिफिकेशन से बना हुआ है। तो होता क्या है इसमें, ये जो होता है अंदर का हिस्सा ये होता है स्लिपरी। कैसा होता है, स्लिपरी। ठीक है, स्लिपरी सरफेस। अंदर जो होता है कैसा सरफेस होता है, स्लिपरी। जैसे इंसेक्ट यहाँ पे बैठता है, जैसे इंसेक्ट यहाँ किनारे बैठेगा, ठीक है, ये खटाक से फिसल जाएगा और ये ढक्कन तुरंत क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ढक्कन बंद हो जाएगा और ये फिसल जाएगा, अंदर फिर निकलेगा एंजाइम। क्या सीक्रेट होगा, एंजाइम। एंजाइम जो सेल्स हैं ये एंजाइम निकालेंगी और एंजाइम से क्या हो जाएगा, बताया था एंजाइम डाइजेशन के प्रोसेस को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो एंजाइम की मदद से जो डाइजेशन वाला प्रोसेस जल्दी जल्दी होगा और ये कीड़ा जो है डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले तो अंदर जाएगा, सांस फूलने लगेगी, हवा मिलेगी नहीं तो मर जाएगा, मरने के बाद क्या हो जाएगा, एंजाइम निकलेगा, एंजाइम उसको डाइजेस्ट कर लेंगे और फिर एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, जो भी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी पिक्चर ने पूरा कर लिया। आप वीनस फ्लाई ट्रैप पे आते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप को देखोगे तो ऐसा है, उसका ये बीच में मिडरिप है, उसका लीफ ये लेमाइना वाला पार्ट है, बीच में क्या है, मिडरिप है, और ये दोनों तरफ वाले लेमाइना के पार्ट्स है। ठीक है, ये कैसा हो जाता है थोड़ा इस पे जो अंदर वाला हिस्सा है इस पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, देखो हेयर ही हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाता है, ऐसे रहता है, जैसे ही इंसेक्ट आके इस पे बैठता है इसके हेयर से टच होता है, हेयर्स क्या होते हैं, सेंसरी होते हैं, तुरंत सेंस कर लेते हैं, सेंस कर लेते हैं, खटाक से क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और इसका बंद होने का समय मिली सेकेंड्स में होता है। ठीक है, मिली सेकेंड्स मतलब बहुत कम, मतलब खटाक, मतलब मैं बोल भी नहीं पाऊंगा, मतलब इसको जितना बंद कर रहा हूँ ना इससे भी बहुत तेज, इतना 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 ये कर रहा हूँ ना, ये इससे भी कहीं ज्यादा तेज ये खटाक से क्या हो जाता है बंद। तो जैसे ही इंसेक्ट इस पे बैठते हैं, ये हेयर होते हैं सेंसरी, तुरंत खटाक से ये क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है। तो जो भी फ्लाई होता है या बोले जो भी इंसेक्ट होता है तुरंत क्या हो जाता है, इसमें ट्रैप हो जाता है। तो नाम क्या है, वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक, सनड्यू प्लांट में, सनड्यू प्लांट में क्या होता है, ये तुम्हें क्या दिख रहा होगा, लीफ दिख रही होंगी लेमाइना, और इससे क्या निकलेंगे, टेंटिकल्स निकले होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर स्टिक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, टेंटिकल्स। टेंटिकल्स, ठीक है, तो टेंटिकल्स निकले हुए हैं। ठीक, अब टेंटिकल्स के आउटर बॉर्डर पे देखो कुछ दिख रहा है, ये गोल गोल सा, ये होता है म्यूसिलेज। क्या होता है, म्यूसिलेज। म्यूसिलेज मतलब होता है चिपचिपा पदार्थ। क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ। जैसे हम लोगों का म्यूकस निकलता है ना, जैसे नोज से म्यूकस निकलता है ना, तो कैसा होता है, चिपचिपा टाइप का होता है। ऐसे ही म्यूसिलेज होता है, बिल्कुल गम जैसा चिपचिपा टाइप का होता है। जैसे इंसेक्ट इससे टकराता है इसमें चिपक जाता है, निकल नहीं पाते हैं, और जैसे चिपकता है इस पे तुरंत ये टेंटिकल्स फोल्ड होते हैं और इंसेक्ट जाके इसमें, अरे यहाँ इंसेक्ट बैठा है, तुरंत ये फोल्ड होंगे, इंसेक्ट जाके इसमें फंस जाएगा और दब जाएगा, दबने के बाद मर जाएगा। फिर से एंजाइम निकलेगा, ठीक है, उसको डाइजेस्ट करेगा, फिर से जो इंसेक्ट रहेगा इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो भी मिनरल रहेगा, जो वेस्ट रहेगा बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये सनड्यू प्लांट है, बिल्कुल सन जैसा देखो निकला हुआ है, सन जैसे रेज निकलती ना, तो ऐसा लगता है कि सन पे क्या पड़ गया है, ड्यू। ड्यू मतलब क्या होता है, ओस। देखो ये ओस टाइप का पड़ा है ना, व्हाइट व्हाइट कलर का दिखता है, लगता है ओस गिरी हुई है ना, लगता है सन पे क्या गिरा है, ओस गिरा है, तो इसलिए नाम क्या है, सनड्यू प्लांट। ठीक, इसके आउटर बॉर्डर पे क्या होता है, म्यूसिलेज होता है, टेंटिकल्स में म्यूसिलेज होता है। जैसे इंसेक्ट इससे टकराएगा
म्यूसिलेज मतलब चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है। हाँ, तो जैसे इंसेक्ट टकराएगा म्यूसिलेज में ही चिपक जाएगा, म्यूसिलेज में चिपकेगा, जैसे ही टेंटिकल्स फोल्ड हो जाएगा और इंसेक्ट का खात्मा हो जाएगा। फर्दर एंजाइम निकलेगा, एंजाइम के सिक्रीशन के वजह से इंसेक्ट डाइजेस्ट हो जाएगा। फर्दर जितने भी मिनरल हैं आराम से इसके अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस से क्या होगा, जो भी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है वो पूरा हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये मॉडिफिकेशंस थे किसके, जो भी इंसेक्टिवोरस प्लांट में देखने को मिलते हैं। एक और अभी हमने पढ़ा ब्लैडर वॉर्ड। तो ब्लैडर वॉर्ड में होता क्या है, इसकी ब्रांचेस रहेंगी, उसमें क्या होगा, ब्लैडर्स मौजूद होंगे, छोटी छोटी थैलियां होंगी। जैसे इंसेक्ट आएगा इसमें फंस जाएगा थैलिया, और थैलिया तुरंत क्या हो जाएगी, जैसे ये थैला, वो थैला देखा होगा, एक थैला होता है ऐसे ऊपर, मतलब वो लगा होता है, रस्सी लगा होता है, खींचो तो बिल्कुल सिकुड़ के बंद हो जाता है, देखा नहीं देखा, तो उसी किस्म का होता है। जैसे इंसेक्ट अंदर जाएगा सिकुड़ के तुरंत बंद हो जाएगा, ठीक। अक्सर वो थैला मतलब पुरानी जो जितने भी सीरियल्स आते थे, अलिफ लैला ये सब, जिसमें हीरे रखते थे ना, ऐसे खींचते थे बंद हो जाता था, पतला सा मुंह वाला, देखा भी होगा। तो उसी टाइप का होता है, बिल्कुल थैला होता है, जैसे इंसेक्ट अंदर जाता है तुरंत ट्रैप हो जाता है, ठीक, तुरंत फिर उसमें मर जाता है, एंजाइम निकाल के डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो ब्लैडर मतलब क्या होता है, थैला टाइप। तो ये बात थी किसकी, इंसेक्टिवोरस प्लांट की। फाइनली तीनों हम कंप्लीट कर चुके हैं, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब एक और बचा वो सिम्बायोटिक, ठीक है, वो उसका एग्जांपल है क्या, लाइकेन। तो इसको देख लो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो टाइम तो ज़्यादा हो चुका है, वीडियो लगभग आपकी 40 मिनट करीब हो चुकी है। तो वो जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है उसमें बचा आपका लाइकेन बचा है, और बचा है क्या, रिवाइवल ऑफ द मिनरल ऑफ द सॉइल। मतलब जो भी मिनरल का, सॉइल का मिनरल है उसको कैसे रिवाइव करेंगे, कैसे वापस लाएंगे। जब प्लांट हम ग्रो कराते हैं तो होता क्या है, जो सॉइल के मिनरल्स हैं उसमें आ जाती है कमी, तो उसको रिवाइव करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। जैसे लेग्यूम प्लांट उगा देना, तो उसमें राइजोबियम होता है उसके रूट में, ठीक है, तो राइजोबियम नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा करा देते हैं, ठीक। अब आपका केवल बचा क्या है, लाइकेन और रिवाइवल ऑफ द न्यूट्रिएंट ऑफ द सॉइल। तो ये दो बचे हुए हैं, तो लाइकेन और उसको हम अगले लेक्चर में करेंगे, और वहीं पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। और आज ही हम लोग कंप्लीट कर लेंगे क्या, अपना फिल इन द ब्लैंक्स और क्वेश्चन आंसर, क्लियर। तो लाइकेन ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है उसमें फाउंडेशन क्लास में, हालांकि मैं पढ़ाऊंगा, और उसके साथ साथ नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट जो सॉइल में डेफिशिएंसी न्यूट्रिएंट्स की, उसके डेफिशिएंसी को भी हम वहीं पे देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। चलिए, तो आज आपको क्या करना है, एक्सरसाइज सॉल्व करनी है जो भी है, और क्वेश्चन आंसर में राइट करके शाम तक सेंड कर दूंगा, उसको आप कॉपी में राइट कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर पे, ठीक है। ओके, गॉड ब्लेस यू।